एग्ज़ाम पास करना और नौकरी में आना ना, तन्वी, इट्स अ वेरी डिफरेंट जॉब. Not necessarily the one who tops the exam becomes a good officer. Yeah, true. वो लड़का या लड़की जो बॉटम में भी होगी ना, he can turn out to be an excellent officer. आपके मैनेजरियल स्किल्स कैसे हैं, आपकी पब्लिक डीलिंग कैसी, आपका पैशन कितना है. जो ग्रीवेंस लेके मेरे पास आया है, मेरे टेबल के उस तरफ है, तो अगर मैं टेबल के उस तरफ मैं रहूं तो मैं किस तरह का व्यवहार उस पब्लिक सर्वेंट से चाहूँगा. जब आपके मन में ये इसका सवाल का जवाब आ जाए, देन यू विल बी अ गुड पब्लिक सर्वेंट. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट. अभी तक तकरीबन हमने 14 से 15 एपिसोड पॉडकास्ट में किए हैं और हर एक एपिसोड में हमारा ट्राई यही रहता है कि आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ के डिफरेंट लोगों से मिलवाया जाए. तो आज का भी जिनके साथ हम पॉडकास्ट करने वाले हैं वो एक अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं. उनका नाम है अरुण मनहास. ही इज़ केएस एंड करंटली द एमडी ऑफ JNK एग्रो इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन. तो आज के पॉडकास्ट में हम उनके कोर्टशिप के बारे में जानेंगे, JNK की एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे. ही वॉज ऑल्सो द ADC ऑफ जम्मू एंड सांबा. तो उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे. तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट. आज के गेस्ट हमारे साथ हैं और बहुत स्पेशल गेस्ट हैं. उनका नाम है अरुण मनहास. हेलो सर. थैंक यू. हाउ आर यू? आई एम गुड. सर, पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें. या तन्वी, मेरा नाम अरुण मनहास है और मैं एक बहुत खूबसूरत टाउन है भदरवा, वहाँ से बिलोंग करता हूँ. और मेरी स्कूलिंग किश्तवाड़ में हुई, थोड़ी देर भदरवा में हुई. और जब 90s में मिलिटेंसी शुरू हुई तो फिर हम जम्मू चले आए. और उसके बाद आई डिड माई बैचलर्स इन वेटरनरी साइंसेस फ्रॉम शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी आरएसपुरा. ओके. तो आई एम अ वेटेरियन डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर. तो उसके बाद फिर जब केस से ये हुआ तो 2004 के बैच में मेरा सिलेक्शन हो गया. और उसके बाद तो वहीं पे एंड आई मैरिड इन जम्मू. आई हैव 2 ब्यूटीफुल किड्स और दैट्स इट. ओके, ग्रेट. सर, आपने जैसे भी बताया आप वेट में थे, देन यू स्विच टू सिविल सर्विसेज. हाउ दैट शिफ्ट हैपेंड? ऐसा कुछ नहीं था. दरअसल जैसे हम जब 12वीं में थे, उस ज़माने की 90s की बात करूं, तो हर बच्चे का सपना होता था ये डॉक्टर या इंजीनियर बने. तो मैं कभी मजाक में कहता हूँ कि शायद हमने भगवान से गलत दुआ मांग ली. हमने बोला डॉक्टर बना दो, भगवान ने बोला इंसानों के नहीं तो जानवरों के डॉक्टर बना देते हैं. तो दैट्स हाउ आई एंटर्ड वेटनरी कॉलेज. बट कहीं ना कहीं थोड़ी टीस थी. और जब कॉलेज से निकले तो एक सबसे अच्छी जो लाइफ में बात हुई कि नौकरी जल्दी लग गई. और मैं बताऊं आपको कि जब हमारा PSC हुआ था और वी हैड 169 वैकेंसीज एंड वी वर ओनली 26 कैंडिडेट्स. तो सबके सब पास हो गए एंड आई गॉट जॉब एट द एज ऑफ 23. तो मैंने नौकरी भी करी है कोई 3 साल. तो उसके बाद फिर जैसे मैंने कहा कि थोड़ा था, तो फिर यूनिवर्सिटी में जो मेरे 12वीं के दोस्त थे, जब मैंने नौकरी भी लग गई थी तो दोस्त मिले, लाइब्रेरी में तैयारी वगैरह करते थे. तो फिर एक वो माहौल बन गया, 7 लोग दोस्त साथ हो गए. और जो 12वीं के छूटे हुए कुछ साथी थे वहाँ फिर से मिल गए और फिर तैयारी करने लगे. तो डेस्टिनी होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े अच्छे बच्चे भी होते हैं वो पास नहीं होता है. सो आई वाज लकी इनफ और 2004 के बैच में मेरा सिलेक्शन हो गया. सर, जब जितनी भी अभी जर्नी थी आपकी KS तक, लोग बोलते हैं कि बहुत टफ रहती है. जैसे हमें पेरेंट्स ने हमें बताया कि सिर्फ KS करो, उसके बाद सब अच्छा. वैसा है कुछ कि नहीं? ऐसा नहीं होता है. देखिए, हर दौर में, अभी जैसे हम 40s में हैं तो लगता है कि बचपन होता है, या जो आज टीनेजर्स मज़े लेते, तो हमारे टाइम में ऐसा नहीं था जी. और हर पड़ाव के अपनी स्ट्रगल्स होती हैं. आई कीप ऑन टेलिंग माई किड्स दैट वी यूज्ड टू गेट क्लोथ्स ड्यूरिंग बैसाखी एंड दिवाली. नाउ दे हैव दैट लिबर्टी दैट दे कैन ऑनलाइन कभी भी वो कुछ कर सकते हैं. सो स्ट्रगल्स रहती है.
पढ़ाई के दिनों की स्ट्रगल्स अलग किस्म की होती हैं, और जब आप करके नौकरी में आते हैं तो नौकरी की अपनी स्ट्रगल्स होती हैं, और एट द एंड ऑफ द डे संतोष की बात है, कंटेंटमेंट है तो लाइफ अच्छी चलती है, वरना अगर आप क्रिप करना शुरू करते हैं उस स्ट्रगल्स में तो आप कहीं नहीं पहुंचते हैं. बट येस, देयर आर स्ट्रगल्स इन एवरी पड़ाव ऑफ लाइफ, एवरी माइलस्टोन में. बुढ़ापे की अपनी स्ट्रगल्स है, नौकरी की अपनी स्ट्रगल्स है, शादी की अपनी स्ट्रगल्स है, पेरेंटिंग की अपनी स्ट्रगल्स है. पेरेंटहुड इज डिफिकल्ट नाउअडेज, तो स्ट्रगल्स तो हैं. ग्रेट सर, अभी हमें जैसे पता है कि आप एडीसी भी रह चुके हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं. वो एक देखिए, कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं इस ब्यूरोक्रेट के करियर में जो एक सेटिस्फैक्ट्री भी होती हैं, और एक मतलब काम करने का एक स्कोप बढ़ जाता है, वेयर यू कैन. जो पब्लिक सर्विस का जो स्वरूप अगर आपको देखना है तो मुझे लगता है ज़िले की नौकरी में होता है कि छोटे छोटे काम के लोग ग्रीवेंस लेके आते हैं, अगर वो कर पाते हैं तो जब वो काम होने के बाद घर जाते हैं तो दुआएं देके जाते हैं, और आई मीन इट्स वेरी सेटिस्फाइंग. और मैं यहाँ 3 साल रहा, और एक वंडरफुल टेन्योर रहा. मैं लॉ एंड ऑर्डर, प्राइमरीली लॉ एंड ऑर्डर देखता था, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती थी. मतलब मान लो कि कुछ बच्चे फ़ौज में सिलेक्ट हो गए, और जब वो अपने फॉर्म्स वगैरह चेक करवाते हैं, कागज़ वगैरह, तो उसमें कि नाम का मान लीजिए प्रणव है, डोगरी में किसी ने प्रणव लिखा दिया होगा, वी की जगह बी आ गया, तो वो जो चेक कर रहा है वो बोले भाई तुम्हारा नाम तो गलत है, तो वो तो परेशान हो जाता है. तो उसका ये डर रहता है कि अब नौकरी तो मुश्किल से लगी थी तो ये भी जाएगी. फिर ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग डीसी ऑफिस आते हैं, फिर उसको अगर आप उसको दौड़ाने लगो तो फिर पटवारी के पास कागज जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर. तो उस तरह के बैठ के भाई अगर तुम्हारे टेस्टिमोनियल सब में है तो 2 मिनट में कर लो तो बच्चा भी खुश हो जाता है. तो इस तरह से इट वॉज मतलब काफ़ी, मैं आपको कहूँ कि काफ़ी सेटिस्फाइंग था करियर वाइज. तो मुझे बहुत मज़ा आया था. सो पर्क्स क्या है, मतलब एज अ ह्यूमैनिटेरी ग्राउंड पे देखें हम. देखिए, पर्क्स तो एक्स्ट्रा तो हमको नहीं मिलते, बट पब्लिक सर्विस का एक सबसे सुंदर उसका पर्क मैं ये कहूँगा कि जो संतोष आपको एक किसी का काम करने के बाद मिलता है, वो अपने आप में बड़ा पर्क है. बाकी आप एक्स्ट्रा काम करो या नहीं भी करो, तनख्वाह तो उतनी मिलेगी सरकार में. बट ये जो भावना, जो भाव सबको कि आप कहिए इसकी KSI क्यों बनना चाहते हैं जी, मैं पब्लिक सर्विस करना चाहता हूँ, लेकिन जो रियल मायने में पब्लिक सर्विस से अगर वो कोई करता है सो कोई भी आप उसको मोल नहीं लगा सकते आप. सो ग्रेट सर, जैसे आपने बोला कि आप 2000s में आपने केएस किया था, अभी के जितने भी आप केएस वगैरह के देख रहे हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस? कुछ डिफरेंस दिख रहा है? देखो, एक एज जो नई जनरेशन का ये है कि ये टेक्नोलॉजी से काफ़ी दे आर एब्रेस्ट विद टेक्नोलॉजी. हम लोग के साथ वो नहीं था, बट आज के दौर में जिस तरह से हम ऑनलाइन की ओर जा रहे हैं या ऑनलाइन मीडियम की ओर जा रहे हैं, तो हमने, अगर आप कन्विक्शन के साथ वो अपनाते नहीं हैं टेक्नोलॉजी, तो कंपल्शन के साथ तो करनी है. बट नए बच्चों को ये चीज़ें, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ देयर, आई मीन जो भी डे टू डे लाइफ में, तो वो थोड़ा वो उनमें एज रहता है. बाकी एट द एंड ऑफ द डे एग्ज़ाम पास करना और नौकरी में आना ना, तन्वी, इट्स अ वेरी डिफरेंट जॉब. Not necessarily the one who tops the exam becomes a good officer. Yeah, वो लड़का या लड़की जो बॉटम में भी होगे ना, he can turn out to be an excellent officer. आपके मैनेजरियल स्किल्स कैसे हैं, आपकी पब्लिक डीलिंग कैसी, आपका पैशन कितना है, कितना दर्द है. एम्पैथी कहते हैं, अंग्रेजी में एक शब्द है एम्पैथी. जब आप ये महसूस करें कि अगर जो ग्रीवेंस लेके मेरे पास आया है, मेरे टेबल के उस तरफ है, तो अगर मैं टेबल के उस तरफ मैं रहूं तो मैं किस तरह का व्यवहार उस पब्लिक सर्वेंट से चाहूँगा. जब आपके मन में ये इसका सवाल का जवाब आ जाए, देन यू विल बी अ गुड पब्लिक सर्वेंट. तो एडवांटेजेस है, बट एट द एंड ऑफ द डे दैट वो एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है पब्लिक सर्वेंट में. अदरवाइज आते हैं जाते हैं. ग्रेट ग्रेट सर, अभी हमने जब आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे ना, एक टर्म हमें सुनने को मिली, संकट मोचन. इसके पीछे क्या स्टोरी है? ये अपने DIG साहब हैं विवेक गुप्ता, और सुनील गुप्ता जी अभी डोडा बटोत के DIG हैं. तो चूँकि जब मैं ADC जम्मू था तो मैं लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा देखता था, मेरा डोमेन ही वही था.
और तो आई डोंट नो, मैं आजकल वो चीज़ें दिखती नहीं है आजकल। तो उन दिनों हर दिन कोई चौक बंद हो गया है, कोई धरना लगा है, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन हो तो सारे मुझे याद करते थे। और बाय गॉड्स ग्रेस चीज़ें हल भी हो जाती थी। तो वो प्यार से पुलिस वाले संकट मोचन कहते थे, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बजरंग बली ही है। बट दैट इज़ दैट स्टोरी का साइड ये कि विवेक गुप्ता सर, सुनील गुप्ता सर, दे यूज्ड टू कॉल मी बट इन अ लाइटर वेन। वही हमारा संकट मोचन का। नाउ यू आर द प्रॉब्लम सॉल्वर। यस, यू कैन कॉल दैट। यस, यू कैन। और कोई स्टोरी आपके पास शेयर करने के लायक जो हमें थोड़ा इंस्पायर करे? एक मुझे मालूम नहीं, एक जो एक सेटिस्फाइंग एक जो मैंने चीज़ की थी बिसाइड्स अदर थिंग्स। एडीसी जम्मू जब मैं था, तो अगर आप मालूम हो कि अखनूर खोड़ के पास कलीट करके जगह है, दैट यूज्ड टू बी अ फायरिंग रेंज फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो कुछ ज़माने में बंद हो गई थी। और जो यहाँ पे आर्मी वाले थे उनको राजस्थान जाना पड़ता था अपनी मॉर्टर या शेलिंग जो होती है उसकी ट्रेनिंग करने के लिए राजस्थान जाना पड़ता था। एक तो वो फ्रिक्वेंटली जा नहीं सकते थे और खर्चा भी आर्मी का ज़्यादा लगता था, तो किसी कारण में शुरू नहीं हुई थी। तो समहाउ किसी जब व्हेन आई वेंट देयर एंगेज किया लोगों को, उनको जो 6 घंटे अगर गांव से बाहर जाना तो उनको जो वो पैसे मिलते थे वो हमने 3 गुना बढ़ा दिए। तो वो सॉल्व हो गया। आज आप देखेंगी सारी जो बाहर से भी लोग आर्मी वाले यहाँ के प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके लिए कमेंडेशन भी नॉर्दर्न कमांड ने दिया था। दैट वाज समथिंग सेटिस्फैक्ट्री। तो आज भी कभी भी मुझे उस ज़माने के ब्रिगेडियर्स मिलते हैं, दे रिमेंबर मी कि भाई ये है लड़का जिसने तब कलीट फायरिंग रेंज शुरू करवाया था। तो इस तरह की चीज़ें हैं। मतलब ऐसे मतलब काफ़ी प्राउड मोमेंट होता होगा ना कि देखो, मैं आपको बताऊं कि मैं जस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई 3-4 महीने पहले ना मुझे एक लड़का था आरएसपुरा साइड का, वो मुझे अपनी आर्मी की यूनिफॉर्म में मुझे फ़ोटो भेजता है। तो सर मैं आपकी वजह से फौजी बन गया। तो आई डिडंट रिकग्नाइज हिम। मैंने मेरा ओके, थम्स अप एंड गॉड ब्लेस बिकॉज आई डिडंट रिकग्नाइज हिम। तो दैट ही सेड दोबारा लिखा उसने, तो मैं भूल गया। फिर दोबारा लिखा इससे आपने मेरा वो कम। देन आई रिमेंबर्ड दैट गाय। मैं उससे मिला नहीं था। केस ये था कि जब वो उसका आर्मी में सिलेक्ट हुआ, वो तो जब वो मतलब जुवेनाइल था तब उसके कुछ 1-2 उसके पास एफआईआर में वो इन्वॉल्व था, बट एज अ जुवेनाइल। बट जब आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं पुलिस को, वो जुवेनाइल वाले नहीं देने उसको। दे डोंट हैव टू कंसीडर दोस एफआईआर। उसको एनओसी नहीं मिल रही थी, पुलिस की एनओसी नहीं मिल रही थी, तो उसका वो अपॉइंटमेंट रुक गया था, जाना रुक गया था। तो फिर मेरे पास उसको कोई वकील लेके आया, तो तब भी उतना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ा ही नहीं था। तो उसने बोला सर ऐसे ऐसे तो उसका करियर तबाह हो जाएगा वगैरह वगैरह करके। तो हमने भी एक्ट खोला और एक ऑर्डर बना दिया मैंने अपनी तरफ से कि भाई ऐसे ऐसे कि ये एक्ट सेक्शन फला फला ये कहती है, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो। आई इशूड एन ऑर्डर। वहाँ पे शायद चौधरी साहब होते थे एसडीपी ऑफिस। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने बोला अब तो मैंने ऑर्डर भी दे दिया, अब तो कर दो यार। एंड दे गिव हिम, एंड दैट बॉय स्टिल रिमेंबर्स कि आपकी वजह से मेरी नौकरी लगी। हालांकि मैं भूल भी गया हूँ, इतना बड़ा काम भी नहीं था ये, तो मेरा इट वाज पार्ट ऑफ माय रूटीन। तो ये इस तरह की चीज़ें जब आप वो मैं भूल गया हूँ लेकिन उसको याद है कि कोई सर थे वहाँ पे जिन्होंने मेरी मदद की। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैंने कहा ना आपसे एम्पैथी, मैं टेबल के इस तरफ हूँ, मुझे वो बात छोटी लग सकती है। जैसे नाम मैंने कहा ना वी का बी हो गया, लेकिन उसका नौकरी उस पर टिकी है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये जब उसकी लाइफ में, अब मैं आपको एग्जांपल दूँ। एक बार मेरे पास एक सज्जन आए जी, हमने वीज़ा कर ये जाना है, दुबई जाना है, और पिताजी इल रहते हैं बट उन्हें ऐसे दुबई ले ही जाना। मैं ठीक है जी। तो उनको वीज़ा नहीं मिल रहा था, उनके नाम में कुछ गड़बड़, मतलब वही जैसे मैंने कहा कोई सा। तो हमने डीसी ऑफिस में देखो इस तरह के ढेरों सर्टिफिकेट थे, तो मैंने एक सर्टिफिकेट बना दी कि फलाना एंड फलाना इज द नेम ऑफ वन एंड द सेम पर्सन। उस चक्कर में उनका वीज़ा लग गया, दुबई हो गया आगे। एंड व्हेन ही केम फ्रॉम दुबई ही गॉट मी सम मालबोरो की परफ्यूम्स लेके आए थे, सो ही रिमेंबर्ड दैट। तो आई टुक इट। मैंने बोला ये बुजुर्ग हैं तो मैं उनको ना भी नहीं कर सकता। तो मैंने वही आपसे कहा कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें, ये जो संतोष, जो कंटेंटमेंट आपको देती है ना, तो ये मुझे लगता है पब्लिक सर्विस का ना ये लाजवाब एक मेहनताना कह लो, एक इट्स रिवॉर्डिंग दैट एंड सेटिस्फैक्टरी। वेरी वेरी मच, वेरी ट्रू। सर जैसे अभी आपने ना बुक्स बताए, हमने कुछ मतलब हमें एज अ नॉर्मल पर्सन
हमने कुछ डिसएडवांटेज भी सुने हैं, जैसे सरकारी लोग चक्कर बहुत लगवाते हैं, वैसा कुछ है कि ऐसा ही? देखिए, एक धारणा ये है कि सरकारी दफ्तरों में, मान लें आप, जैसे आपने कहा कि परसेप्शन है लोगों में कि सरकारी दफ्तरों में काम नहीं होता। लेकिन अगर आप देखें तन्वी, आज की डेट में जम्मू कश्मीर सरकार में 450 से ज़्यादा जो सेवाएं हैं वो ऑनलाइन हो गई हैं। उसका लॉजिक ये है कि आप देखिए, एक तो कि दो चीज़ें होती हैं। देखिए, एक जो कोई भी, मान लीजिए कोई भी ऑफिस है, वो चक्कर इसलिए लगाता है कि रिश्वत कह लो कि भाई तुमको चक्कर लगा, ज़्यादा चक्कर लगवाएगा, तुम थक जाओगे, बोलोगे तुम पैसे ले लो और मेरा काम करो। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, उस पब्लिक इंटरफेस को रोकने के लिए ऑलमोस्ट एवरी स्कीम इन J&K इज़ ऑनलाइन। वन थिंग कि आपने पब्लिक और जो ऑफिशियल है उसका जो इंटरफेस है, मुलाकात है, वो कम करनी है। पहला पड़ाव तो ये हो गया। फिर उसके बाद पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है, काफ़ी सारे एक्ट्स हैं जिसमें उसको, अगर आपको मान लो म्यूटेशन की बर्थ सर्टिफिकेट लेना है तो आपको वो, अगर सर्विस है 15 दिन में है तो 15 दिन में देनी है। अगर नहीं देता है उसकी तनख्वाह से पैसा कटेगा, और ऐसा होता भी है। और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर इन चीज़ों को रोकने के लिए काफ़ी स्ट्रिंजेंट मेजर्स भी सरकार करती ताकि ऑफिशियल की जवाबदेही तय करे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये चीज़ें रहती हैं तो फिर आखिरकार वो भी एक समाज का हिस्सा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि धीरे धीरे आने वाले समय में आप देखेंगी ये चीज़ें खुद ब खुद, अगर हम, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप बाई कन्विक्शन वी डोंट मैंड आवरसेल्व्स, बाई कंपल्शन वी हैव टू मैंड, मजबूरी में करना पड़ेगा, तो करना तो पड़ेगा ही। और देखिए, जनता जितनी जागरूक होगी, सिटीजन जितनी जागरूक होगी, जो अपने अधिकारों के लिए अगर वो असर्ट करती है, तो ऑफिशियल क्या कर सकते हैं, है ना। RTI है, RTI इज़ अ वंडरफुल टूल जहाँ पे आप उसको पूछ सकते हो। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट इज़ अ वंडरफुल टूल। तो ऑनलाइन सर्विसेज का करना, एक प्लेटफॉर्म पे लाना, तो थिंग्स आर इम्प्रूविंग। और गवर्नेंस के माने अब जवाबदेही तो बनती है, तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के पे काफ़ी काम हो रहा है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में, महीने में आप देखेंगे एक परसेप्टिबल चेंज गवर्नेंस में आपको देखने को मिलेगा। ग्रेट सर, आप ADC सांबा भी रह चुके हैं फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, उसके आपका एक्सपीरियंस उसके लिए कैसा था? या सांबा में जस्ट 4-5 महीने रहा। वहाँ मेन, जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि वहाँ एम्स का लैंड का इशू था, और वो भी बाई एंगेजमेंट कम्युनिटी जो वहाँ पे उससे एंगेज करके वो खाली करवाया। और जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ, इतना भव्य है वो पूरा, जब स्ट्रक्चर देखता हूँ तो सेटिस्फेक्शन होती है कि आई वॉज पार्ट ऑफ दिस। तो वो था, और वो समझो एक मेरा वो मिशन के लिए मुझे भेजा गया था, एंड आई अकॉम्प्लिश्ड इट। और फिर अगस्त में गया था, दिसंबर में वापस आ गया, और उसके बाद फिर आई वॉज पोस्टेड एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा। सर, उसके रिलेटेड कुछ बताएं। समग्र शिक्षा एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है स्कूल एजुकेशन की। पहले जैसे आपने सर्व शिक्षा अभियान सुना होगा, माध्यमिक शिक्षा अभियान, उन सबको क्लब करके अब एक ही स्कीम है समग्र शिक्षा। तो उसमें जितने भी फंडिंग रहती है भारत सरकार से, वो उसके तहत होती है। तो काफ़ी सारी फंडिंग रहती है, चाहे डेस्क है, यूनिफॉर्म है, फ्री टेक्स्ट बुक्स, फ्री मील्स, मिड डे मील्स। तो दैट वाज आल्सो वंडरफुल मेरा टेन्योर रहा था। और पर्टिकुलरली मिड डे मील को कैसे मॉनिटर करना, SMS बेस्ड, शाम को कितने बच्चों ने खाना खाया, कितना एनरोलमेंट था, हम शाम को लाते थे, तो लॉट ऑफ थिंग्स। सो दैट वाज आल्सो वेरी सेटिस्फाइंग टेन्योर एजुकेशन में, अगर मैं बात करूँ तो। और एजुकेशन है तो जब आप कुछ चेंज करते हैं, उसमें कंपोनेंट रहता है इंक्लूसिव एजुकेशन। कभी आप रणबीर हायर सेकेंडरी जाएंगे, जितनी भी हायर सेकेंडरी, वहाँ पे देखेंगे आप, एक कमरा है जो स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए कमरा है, जिसमें उनके गैजेट्स, उनकी चीज़ें हम रखते हैं। कोई अगर डेफ एंड डम है, उसको क्या टूल देने हैं, किसी को सेरेब्रल पाल्सी है, तो वो जो टीचर्स हैं, स्पेशल टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर्स वी कॉल देम, वो उनको हैंडल करती हैं। मुझे याद है मैंने CSR में वहाँ ब्रेल टैक्टाइल रीडर्स दिलवाए थे। उसमें क्या कि मान लो कि अंधा बच्चा है, वो इंटरनेट सर्फ नहीं कर सकता, तो जो ब्रेल टैक्टाइल रीडर उसके साथ लगाओगे, जो आर्टिकल आएगा तो वो उस पर वो फिंगर से करके वो आर्टिकल पढ़ सकता है। वो 20 के करीब दिलवाया था। सो दैट वाज आल्सो वेरी लाइक satisfying tenure and satisfying part of my career.
सर लेकिन ना मैंने सुना है कि जैसे ना ये सब चीज़ें जब भी हम ज़्यादा काम करने लगते हैं आउट ऑफ कंटेंटमेंट, काफ़ी ज़्यादा मेंटल हेल्थ इफेक्ट कर दिया है। डू यू फील मतलब कभी कभी अनमोटिवेटेड ऐसा? होता है, मुझे लगता है आज की डेट में ज़्यादा व्हाट्सएप ज़्यादा आपका मेंटल हेल्थ खराब सोशल करता है। मीडिया। यस, तो फ़ोन जो है, बट देखिए इसके पॉजिटिव साइड भी है, तो अगर आप हावी होने देंगे तो नेगेटिव साइड भी है। तो जाहिर सी बात आप सही कह रही हैं। देखिए अब व्हेन आई रिमेंबर वी रिमेंबर फादर्स डेज, तो 4-5 बजे घर आ गए तो दफ्तर बंद। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है, 20 फ़ोन है, व्हाट्सएप पे 24/7 आपका है। एंड आज तो कोई भी उठा के फ़ोन कर दे, 10 बजे कर दे रात को, जी 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 जी। यू कैन स्टॉप। And if you say something, you might record it against you. So ये pitfalls and technology के, but yes, if you see the brighter side, फर्क तो पड़ता है। ठीक है सर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। JNK में क्या अभी क्या उसका पोजीशन है, स्टेज है? देखिए जो एग्रो इंडस्ट्रीज़ का जो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और इसको जब बनाया गया था, इसके जो पर्पस था कि एक जो फार्मर का प्रोड्यूस है उसकी वैल्यू एडिशन करना बाय वे ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑल दैट। एंड सेकंड वाज टू जो पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट है। मान लीजिए अभी हमने एक चनैनी में कोल्ड स्टोर तैयार किया है, तो मान लीजिए वहाँ पे मटर हैं, सब्जियाँ प्रोड्यूस होती है, टमाटर होता है या आलू प्याज है, तो अगर उसको सही दाम नहीं मिलता है और अगर प्राइसेस क्रैश कर गई हैं, सो ही कैन कीप इन द कोल्ड स्टोर फॉर अ नॉमिनल प्राइस। और जब भी देखा कि मंडी में अच्छा भाव मिल रहा है, वहाँ से लेके सेल कर दिया, सो उसको नुकसान नहीं होगा। तो ये एक पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट है फार्मर के लिए। तो हमने चनैनी में तैयार किया, आप देखेंगे तालाब तलो में 5,000 मीट्रिक टन का हम बना रहे हैं, और श्रीनगर में हमने एक तैयार कर दिया, उसको भी आउटसोर्स कर दिया, दिल्ली में हमारा बन रहा है। तो इस तरह से हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं, जो फूड प्रोडक्ट जैसे हनी, जैम, ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल दैट, सैफरन, उसको प्रमोट और मार्केट हम लोग करते हैं। और इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू टेक केयर कि जो फार्मर है, फार्मर को अपने प्रोड्यूस का सही दाम मिले, और एक सेफ्टी नेट हम उसको फार्मर को प्रोवाइड कर सकें। दैट इज़ द बेसिकली आइडिया बिहाइंड इस PSU को ओपन करने के लिए। और वी आर डूइंग गुड, और मुझे लगता है कि एक आध साल में हम देखेंगे कि दिस कॉरपोरेशन विल बिकम एन एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग कॉरपोरेशन। और अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, और एक टेक ऑफ स्टेज पे हमने इसको पहुंचा दिया है। सर पहले से ज़्यादा है अभी अगर हम देखेंगे प्रॉफिट या फिर हाँ, देखिए जनरली अगर मूलतः आप नेशनल लेवल पे भी देखें, इंटरनेशनली भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हमेशा रहती है जब भी आप गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, बिकॉज ऑफ मैनी इश्यूज। ऐसा नहीं है, कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एक्सीलेंट काम भी करती हैं, लेकिन अब मूलतः स्टेट्स में अगर आप देखें तो बुरा हाल है। लेकिन धीरे धीरे हमने उसको मतलब ख़त्म होने की कगार से हम बाहर लेके आए हैं, और एक आध साल में आप देखेंगे इसकी बैलेंस शीट्स भी ग्रीन होंगी, प्रॉफिटेबल होगी, और मैं सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। जी 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 जी, ठीक है, ग्रेट। सर कुछ डीमेरिट्स है इसके, या फिर सिर्फ अभी तक पॉजिटिव इम्पैक्ट है? किसका? देखिए डीमेरिट्स तो नहीं हो सकते इसके, बिकॉज हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए कि भाई हम फार्मर तक पहुँचे, फार्मर को किस तरह का हमसे सपोर्ट चाहिए। और ऐसा नहीं है, अब देखिए अगर हम बड़े लेवल पे भी एग्रीकल्चर की बात करें, तो जो अभी के हमारे LG साहब हैं, इनका मेन जो फोकस एग्रीकल्चर पे था। तो अगर आपने सुना होगा, हम होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान लेके आए हैं। इट्स अ वेरी ह्यूज और एक बड़ा रेवोल्यूशनरी एक प्रोग्राम है। तो वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट सर का है उसमें, और उसके चलते कोई अगले आने वाले 5 सालों में 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। तो उसमें हर चीज़, हर पहलू को छुआ है। अगर आप एनिमल हस्बेंड्री और शीप हस्बेंड्री की बात करें, शीप में मटन इंक्रीज़ करना है, वूल इंक्रीज़ करना है, एनिमल हस्बेंड्री में आपको मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो मैकेनाइजेशन को इम्प्रूव करना है, हाइब्रिड सीड्स अच्छे लाने हैं, सीड रिप्लेसमेंट का रेट अच्छा करना है। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो जितने भी फ्रूट्स हैं, सेब से लेकर आड़ू,
प्लम, ऑल उस पर फोकस करना है और हाई डेंसिटी प्लांट्स लगाना है। और फिशरीज पे बात करें तो ट्राउट, और हमारी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो जितने भी कोल्ड स्टोर या सी स्टोर्स हैं उनको डबल करना, कि भाई कि अगर प्रोड्यूस निकलता है और अगर किसान उसको मार्केट में नहीं देना चाहता है तो आप स्टोर रखिए, द मोमेंट ही गेट्स अ गुड रेट इन द मार्केट निकालो और बेच दो, फार्मर को फ़ायदा ही होगा। सो इट्स गोइंग टू बी revolutionizing agriculture. scale. Yes, it will certainly it will. Okay. So future plans अगर confidential ना हो तो किसके? एग्रो इंडस्ट्रीज के? फ्यूचर प्लान हमारा है कि अगले 2 सालों में हमको 20,000 मेट्रिक टन ऐड करना है एज अ कोल्ड स्टोर्स। हमारे कुछ वेयर हाउसेज वी आर कमिंग अप विद अंडर नाबार्ड स्कीम, अगर वो सैंक्शन हो जाते हैं तो मेन जो फोकस है हमारा कि अगले 1-1.5 साल में हमने उसको इसकी बैलेंस शीट को ग्रीन करना है। दैट्स द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। ओके, ग्रेट सर। हमने सुना था कि जब आर्टिकल 370 या फिर कोविड आया था उस सेक्शन में भी आपने बहुत ज़्यादा काम किया है। उस दौरान जब कोविड, मैं ये 2020 की बात है शायद, हाँ पहला जब लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन शायद 23 मार्च को अनाउंस हुआ था एंड 24 मार्च हैपन टू बी माई बर्थडे। वी वर एंजॉइंग डेलीकेसीज, घर में बैठे थे, सब कुछ नई नई चीज़ें बना रहे थे। इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस है ना। 25 तारीख को मेरा ऑर्डर हो जाता है शाम को कि मुझे लखनपुर लगाया जाता है नोडल ऑफिसर फॉर एसेंशियल सप्लाईज, क्योंकि जो सामान बाहर से आता था खाने पीने का तो वहाँ पे 4,000-5,000 पर किलोमीटर की लाइन लगती थी, क्योंकि एंट्रीज तो रिस्ट्रिक्टेड थी। ड्राइवर आ रहा है, किसको छू के आ रहा है, उसको कहीं फ्लू तो नहीं है, वो पॉजिटिव तो नहीं है, इधर आ गया तो ऑल दैट गन। सो उनका टेस्ट करना है, टेस्ट करोगे तो एक टेस्टिंग में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट भी लगते हैं। तो अगर 5 मिनट में 100 ट्रक आ जाता है तो इमेजिन वो माधोपुर पठानकोट तक हमारी लाइन चलती थी। तो पहला मेरा ऑर्डर हुआ, फिर अजीत साहू सर जो अभी कमिश्नर सेक्रेटरी ले चले गए, वो उनको मॉनिटर करने के लिए रखा गया था पूरा लखनपुर, तो मैं उनके साथ था। और वेरी टफ डेज, आई रिमेन्ड इन चार्ज लखनपुर फॉर एसेंशियल सप्लाईज फॉर 2 years। और लेकिन पहले 5-6 महीने बहुत डिफ़िकल्ट थे, वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब अब क्या बोलूँ, मतलब वो सैनिटाइज़र की बोतल जेब में होती थी और तब तो चाय भी पीना तो कप का जो सरफेस है उसको पोंछ के लगा ना, रिम को क्लीन करके। तो वेरी टफ, नए नए चल रहे थे और लखनपुर का नाम उन दिनों खौफ होता था, कोई भी आया तो क्वारंटाइन में डाल दो। सो दोज वर डिफ़िकल्ट डेज एंड अब सोचते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि वी वर लाइक, मेरे पास ना वहाँ 170 टीचर थे, क्योंकि उन दिनों में समग्र शिक्षा में था। तो जो वहाँ पे हमने शिफ्ट्स रखी थी, तो मान लो पहले हमने एक काउंटर बनाया कि भाई तुम सारी ट्रक की डिटेल्स कहाँ से आया कहाँ गया, और हमारा चैलेंज था कि अगर उसको वहाँ 10 मिनट लगते हैं, हमने 2-3 मिनट में ड्राइवर को टेस्ट वेस्ट करके फारिग करना है। पहले टाइम पे वो होता था RT-PCR होता था, उसके किट तो बाद में आने लगे। RT-PCR में टाइम भी लगता था, फिर उसको ट्रैक करते थे हम, कहाँ गया कहाँ छोड़ा, क्योंकि रिजल्ट तीसरे या चौथे दिन आते थे, राइट, थर्ड डे पे। हाँ, तो फिर उसको उसका फ़ोन नंबर, उसको मान लो कई बार ऐसा हुआ कि बंदा वापस आके अजमेर पहुंच गया, फिर अजमेर वालों को फ़ोन कर इसको पकड़ लो, क्वारंटाइन कर दो। ओके, सच वर द डिफिकल्ट टाइम्स। फिर जब इंस्टेंट किट्स जो आने लगे तो उसमें तो तुरंत पॉजिटिव है तो क्वारंटाइन कर लो, नेगेटिव है तो जाने दो, तो उस तरह से करते थे। तो फिर 4 हमने काउंटर्स बनाए ताकि और स्मूथ करें। फिर नाइट और डे का शिफ्ट में वो रोटेशन, फिर अब चूँकि लंबा जा रहा था फिर और टीचर्स लाया ताकि छुट्टी उनको मिल सके। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं उनसे हमेशा उन टीचर से कहता था कि वी आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट सा कॉन्सेप्ट है यार, ऐसे ही हमको खुश करने के लिए बोल रहे हैं ना। एंड आई नाउ रियलाइज येस वी वर द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। और उस समय में हम लोग ही थे जिन्होंने वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे काम किया। लोग आते थे, लोगों की अपनी प्रॉब्लम्स रहती थी, अपना गुस्सा हम पे निकालते थे, हम रेगुलेशंस को फॉलो करते थे। तो शुरू के 3-4 महीना जब ट्रेन चालू हो गए, जहाज चालू हो गए, सब लोग घर में आ गए तो थोड़ा सा रिलैक्स हुए। बट लेकिन वो लखनपुर तो काफ़ी देर चलता रहा। इट टुक 2 years एंड 2 साल के बाद वहाँ से मेरा फिर ऑर्डर हुआ कि नहीं, आप बंद ही कर दिया फिर। तो येस, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, चैलेंजिंग एंड सेटिस्फाइंग।
ग्रेट ग्रेट सर, हमें पता चला है कि अपार्ट फ्रॉम द सिविल सर्विसेज और अपार्ट फ्रॉम द जॉब सेक्टर, आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी थोड़ा इंटरेस्ट है। लिटरेचर पढ़ने Yeah. का शौक है, पढ़ने का शौक है, और ज़्यादा आजकल तो पढ़ नहीं पाते, लेकिन किताबें ढेर सारी हैं जो पढ़नी है, तो मुझे खरीदने का शौक है, रखने का शौक है। आई लाइक द स्मेल ऑफ अ बुक। तो अभी तो काफ़ी पेंडिंग है, बट येस आई डू लाइक रीडिंग, और काफ़ी लाइब्रेरी है मेरे पास, बहुत किताबें हैं, और यस इट्स सेफ टू आस्क 5 टॉप रिकमेंडेड। यस। अगर मैं ये बताऊँ, मेरे लास्ट ईयर की मैंने ट्वीट भी किया था। पहले तो मैंने पढ़ी थी विलियम डैलिम्बल की द एनार्की, ठीक है। फिर सेकंड मैंने कहा था कि एक वीर सांघवी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, उनकी बायोग्राफी कह लीजिए, रूड लाइफ, वो थी लास्ट ईयर के। फिर एक टर्किश कैनेडियन राइटर हैं एलिफ शफाक, उनकी 40 रूल्स ऑफ लव, जिसमें रूमी और बड़ी बहुत ही बेहतरीन किताब थी। चौथी बहुत ही अच्छी पीटर फ्रैंकोपैन की द सिल्क रोड्स, इट्स अ वंडरफुल हिस्टोरिकल अकाउंट था सिल्क रोड के बारे में, उस समय के बारे में। इट वाज अ वंडरफुल बुक। फिफ्थ आई फॉरगॉट, बट इफ़ यू वांट टू आस्क मी, यस, द वॉल्ट ऑफ विष्णु भाई अश्वनी सांगी, वो बड़े थ्रिलर्स लिखते हैं, जिसमें चाणक्य चैंट्स है, कृष्णा की एंड ऑल दैट। सो वो उनकी लेटेस्ट आई थी, वो पढ़ी थी। तो दो, बट अगर आप इस तरह की बात करें तो मुझे ज़्यादा नॉन फिक्शन पसंद है, फिक्शन कम पढ़ता हूँ, बट पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इस तरह के शौक हैं, और करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, इस तरह के इंटरेस्ट है। तो उस पर न्यूज़पेपर्स कॉन्टिन्यूसली, एंड देखो जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, तो उनमें तो ये कीड़ा रहता ही है। हाँ, तो लेकिन बट ये सस्टेन्ड है। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव केप्ट दैट इंटरेस्ट सस्टेन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ठीक है, मेरी बेटी है, शी इज़ इन अभी 12वीं में है, और उसको भी लिटरेचर का शौक है, फिक्शन लिखती भी है। सी आई टेल यू तन्वी, इट कम्स इन अ फैमिली। आई रिमेंबर हम 80s 70s में हमारे घर द इलस्ट्रेटेड वीकली आती थी। उन दिनों संडे मैगजीन होती थी, आई डोंट नो, यू आर टू यंग। संडे मैगजीन होती थी, इलस्ट्रेटेड वीकली, उन दिनों खुशवंत सिंह उसके एडिटर होते थे। फिर रशियन लिटरेचर आता था, स्पुटनिक करके एक बहुत, इसने इतना अच्छा उसका प्रिंट था, इतना अच्छा पेपर था, वो तो फ़ोटो देखने में मज़ा आ जाता था। फिर रीडर्स डाइजेस्ट आते थे, सो माय फादर्स वुड हैव सब्सक्राइब्ड दैट, फॉर 5 years। एंड सो वो किताबों के साथ जो इंटरेस्ट है, जो लगाव है, मुझे लगता है वो वैसे ही बढ़ता है। और मेरे पिताजी खुद भी उर्दू राइटर, ही रिटायर्ड एज अ DFO फ्रॉम फॉरेस्ट, बट उनका अपना इंटरेस्ट भी है, वो शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं उर्दू के, अफसाना निगार कह लीजिए। तो मुझे लगता है कि वहीं से वो शौक, वो मेरे बाद मेरे आपके बाद हाँ, तो मुझे लगता है इट्स लाइक हाउ इट, हाँ, ये जनरेशन इस तरह से जाता है, मे बी। ओके 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 ग्रेट सर, आपने हमारी जनरेशन भी देखी है, सिंस यू हैव अ किड, आपने अपनी जनरेशन भी देखी है। व्हाट डू यू थिंक, हमारी जनरेशन में ऐसा क्या मिसिंग है, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जो आपकी जनरेशन में था? मुझे लगता है कि आज की जनरेशन ना थोड़ी इम्पेशेंट है, ठहराव नहीं है ये। हाँ, वो 2 minutes मैगी नूडल्स वाली जनरेशन है। और जैसे हम कल भी मैं और गणेश जी बात कर रहे थे कि जब हमको कोई नोट्स पढ़ने हैं तो हम एक किताब ढूंढेंगे, फिर पन्ने खोलेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे। आज तो इंस्टेंट है, गूगल कर लो, आपको नेट पे सब मिल जाएगा, है ना। तो हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था नोट्स बनाने के लिए। तो ये मुझे लगता है आज की जनरेशन में, और मुझे लगता है कि ये जो वन स्टॉप सोल्यूशन है ना फ़ोन, इससे जो रीडिंग या इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो चिल्ड्रन आर गेटिंग वीन्ड अवे फ्रॉम दैट, बिकॉज कुछ भी है, गूगल कर लो, देख लो, विकीपीडिया देख लो, यू डोंट नो द इन्फॉर्मेशन सही है नहीं है, बट वो पढ़ाई पे और पन्ना खोलना और बैठ के पढ़ना, मुझे लगता है कि वो इस जनरेशन में सतर्क हैं, अवेयर हैं, कॉन्फिडेंट। हाँ, एक चीज़ जो हमसे बढ़िया है आज की जनरेशन, वो कॉन्फिडेंस, दे नो व्हाट टू डू।
हमारे टाइम में शायद हम उतने, मतलब अगर हम उम्र की बात करें तो शायद वैसे नहीं थे, बट यस, चिल्ड्रन टुडे आर मोर कॉन्फिडेंट, मोर अवेयर, मोर आर्टिकुलेट, आर्गुमेंटेटिव। हमको बोल दिया कि भाई तुमको नहीं खानी है मैगी तो नहीं खानी है, तो अगर आज बच्चे को बोल तो वो पहले उसके प्रॉस एंड कॉन्स बताएगा, आप बताओ जी क्यों नहीं, और लॉट ऑफ थिंग्स। बट मुझे लगता है कि वो जो इम्पेशंस जो है बच्चे में, ठहराव नहीं है, वो है। खाना, बच्चे आजकल खाना नहीं खाते, तो ये चीज़ें हैं। बट मुझे लगता है हर पेरेंट को ये स्ट्रगल करना पड़ता होगा अपनी जनरेशन अपनी नई जनरेशन के साथ। जी बिल्कुल। सर यू आर पब्लिक सेक्टर सर्वेंट, लेकिन आपने प्राइवेट सेक्टर में भी देखा होगा। कैन यू प्लीज टेल अस द डिफरेंस, या फिर कुछ डिफरेंस होता है अपार्ट फ्रॉम द वर्क आवर्स? देखिए वर्क आवर्स, मुझे लगता है कि आज हम अगर सरकारी नौकरी में भी देखें ना तन्वी, कि मुझे नहीं लगता कि जैसे जब से फ़ोन या ये चीज़ें आई हैं तो अब ये वर्किंग आवर्स आप मान लीजिए कि 5 बजे फ़ोन ऑफ करके बैठ दो, यू कांट डू दैट, राइट। सेकंड, पब्लिक सर्वेंट जो ब्यूरोक्रेसी हमारे सरकारी नौकरी में भी जवाबदेही हो गई है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप घर चले गए और आप कोई, अगर आपको कुछ करना है तो करना है तो करना है। एंड थर्ड, कहीं पे आप कंपैरिजन के लिए अगर आप ये कर सकते हो कि जैसे सरकारी नौकरी में हमारे मान लीजिए सीनियरिटी है, तो मेरा प्रमोशन जब भी होगा वो सीनियरिटी से होगा, तो मैं कुछ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, इट डजेंट मैटर। प्राइवेट सेक्टर में ये अप्रेजल होता है, और अप्रेजल के बाद आपको हायर पोस्ट हाँ, पे अपग्रेड, तो वो मुझे लगता है थोड़ा फ़र्क हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है आने वाले टाइम में यहाँ पे भी ऐसा होने वाला है कि मेरिट बेस्ड आप स्किल अप कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज काम के मामले में तो मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क रह गया है। ओके सर, आपका म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट है, किस टाइप के सॉन्ग्स अगर मैं बात करूँ? नहीं, अब आई एम एन ओल्ड एज, मुझे पुराने हिंदी फिल्म म्यूज़िक मुझे अच्छा लगता है। ऐसे तो म्यूज़िक हर तरह का अच्छा लगता है, नया पुराना अंग्रेज़ी, बट जब मैं सुनना पसंद करता हूँ मुझे पुराने हिंदी गाने, गज़ल भी, कव्वाली भी, आप कह लीजिए, और क्लासिकल जो अभी 50s कह लो, 60s कह लो, 70s 80s भी चलेगा, तो 90s में हम ग्रो अप, हमारा टीनेज 90s का था, तो हम 90s वाले बच्चे हैं, तो आशिकी के साजन हमारे टाइम की गाना, हम आपके हैं कौन, ऑल दिस मूवीज, एंड यस, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 95, सो ऑल दिस थिंग्स, करण अर्जुन, सो वो भी। बट अगर आप देखिए जो गोल्डन पीरियड रहा है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, 50s का दशक, 60s और 70s, ये 30 साल थे ना, जो ये गोल्डन पीरियड, जिसमें आप चाहे संगीतकार कह लीजिए, चाहे सिंगर्स कह लीजिए, तो 4-5 ही थे, उनके मोनोपोली थी, रफी, किशोर, आशा, लता, तो दैट वाज द गोल्डन पीरियड, तो उस समय के तेरे गाने हैं। ठीक है सर, आपने जम्मू हमसे, हमारी जनरेशन से पहले का भी देखा है और अभी भी देखा है। अपार्ट फ्रॉम द बिल्डिंग स्ट्रक्चर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जम्मू में ऐसा क्या चेंज देखा है आपने? जम्मू तो अगर मेरी नज़र से देखो, जब हम 92-93 में मैं यहाँ आया था, तो इतना फैला हुआ नहीं था, तो हम जानीपुर में रहते थे, तो ओल्ड जानीपुर तक अच्छा सड़क होता था, उसके आगे आप देखें, हाँ, चलते थे, और पूरा मैकेडमाइज्ड रोड भी नहीं था। और फास्ट फूड रेस्टोरेंट की बात करें तो हमारे टाइम में केसी फूड होता था, जो केसी वाला खुला था, ठीक है। तो बर्गर वी ट्राइड इन जम्मू फॉर द फर्स्ट टाइम, हम तो वो समोसे और छोले वाले बच्चे थे, वी ट्राइड बर्गर फॉर द फर्स्ट टाइम हियर। जीवल होता था शायद, हाँ जीवल होता था, और केसी खुला था, तो मतलब अगर इस तरफ भी जाए आप, बिश्ना वाली तरफ या अखनूर वाली तरफ, तो इतना फैलाव नहीं था। लेकिन आज हम देखते हैं, इट्स ऑलमोस्ट नाउ 30 years, इट इज़ एक्सपेंडेड ह्यूज। मतलब आप देख लीजिए, पूरा बिश्ना, बड़े ब्राह्मणा तक आपको कंक्रीट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। अगर जानीपुरा भी जाएँ तो आपको कहीं स्पेस ही नहीं मिलेगा, कोई खाली स्पेस, बांधला बहुत आगे तक। तो जम्मू तो बहुत फैल गया है, ईटिंग पॉइंट्स, लॉट ऑफ ईटिंग पॉइंट्स, मतलब अगर आप स्ट्रक्चर वाइज कह लें या फैलाव के
उस पे कह लें तो जम्मू तो बहुत एज अ सिटी इट हैज़ एक्सपैंडेड, इट इज़ एक्सपैंडेड. ओके. एंड भद्रवा? भद्रवा नॉट दैट रैपिडली. देखो जब भी क्या होता है ना, जब भी आप देखें कि जब अर्बनाइजेशन एक फिनोमिनन है कि जब भी आप थोड़े से आपके पास पैसे आ जाते हैं, आप गांव से शहर की ओर आते हैं फॉर बेटर एम्यूनिटीज़. बच्चों को अच्छा स्कूल है. मेरे गांव में भी अभी अगर आप देखें तो जो सरकारी नौकरी में लगेगा, थोड़ा कोई जॉब भी करता है, फौज में है, तो बच्चों को टाउन में बच्चे वाइफ एंड किड्स दे सेटल इन टाउन, और वहाँ पे बच्चे टू गेट देम बेटर एजुकेशन, राइट. सो उस तरह से बड़ा है, बट नॉट एज रैपिडली एज जम्मू या श्रीनगर. बट यस, वो एक भद्रवा की एक अपनी खूबसूरती है, छोटा सा टाउन है. बट यस, जैसे जैसे टाउन एक्सपेंड करते हैं तो कंजेशन बढ़ता है. जैसे जम्मू में आप देखें लॉट ऑफ ट्रैफिक, तो वैसे वहाँ पे भी हो गई है. और तब तो गाड़ियाँ चंद थी, आप प्लेंटी ऑफ कार्स अराउंड. यस, एफ्लुएंस, लोगों के पास पैसा भी आ रहा है, अच्छी बात भी है, और साथ साथ में फिर सबके पास गाड़ी में आ रहे हैं. तो ये पिटफॉल है मॉडर्नाइजेशन का भी, तरक्की का भी, और तो इसके साथ वी हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट. चलना है, इस बहाव के साथ चलना ही है. ग्रेट सर. अभी हम लास्ट लेग के हैं इस पॉडकास्ट पे. व्हाट विल बी द आइडियल रिटायरमेंट प्लान फॉर यू? Well, I don't know. I have 13-14 years of my service yet, but ideal could be. Ideal could be like, ठीक है, अगर कुछ नहीं करना है तो कहीं जंगल में into the woods, you settle down in a hut with lots of minus phone, lots of books around, and a lazy day, good food, lazy day, and reading. ये एक perfect day हो सकता है किसी की लाइफ में. But you never know what future is in store for you. रिटायरमेंट में काम नहीं करना है. I wish I would not, but as they say, uncertainty, future क्या लेके आएगा, क्या दिखाएगा मालूम नहीं. But that would be a perfect, for me it would be a perfect retirement plan. You settle somewhere into the woods and lazy day, good food, relax, and दुनिया की चिंताओं से मुक्त और अपना enjoy करें. That's it. I can say back to Bhadrava. You can say that. Yes. Back to Bhadrava. Great. सर, जाते जाते आपसे एक सवाल कि जितने भी हमारी यंग जनरेशन अभी देख रही होगी, या फिर मेरे फादर के एज के, या फिर हमसे छोटे बच्चे, एनी टिप्स एंड एडवाइस फॉर यू? आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको लाइफ के बारे में, तो आपकी लाइफ का क्रक्स अगर... देखिए, नई जनरेशन के लिए मैंने कहा ना कि नई जनरेशन में दे आर इज़ अ कॉन्फिडेंट लॉट. बट एक चीज़ जो मुझे यंगर जनरेशन में खटकती है, या हम सुनते हैं कि ड्रग अब्यूज़ बहुत बढ़ रहा है. यू कैन हैव मेनी रीजंस फॉर दैट कि भाई जो आप चाहते थे करना वो नहीं कर सके, नौकरी नहीं मिली. देखो, एक जीवन में ये चीज़ें आनी जानी है. सब लोग तो डॉक्टर नहीं बनेंगे, सब लोग तो केस नहीं बनेंगे, सब लोग आईएएस नहीं बने, कोई ना कुछ तो करेगा. तो लाइफ इज़ नॉट अबाउट बिकमिंग आईएएस एंड केएस. लाइफ बहुत रंगीन है, बहुत विविधताएं हैं जीवन में. और जीवन में जो मतलब अगर इस बात को लेके जाए मुझे ये नहीं मिला एंड मैं डिप्रेशन में आई गो टू ड्रग्स, सो दैट इज़ मोर अनफॉर्चुनेट थिंग. तो जो यंगर जनरेशन को मैं यही आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूँगा कि भाई life is not about getting a job. Life is much beautiful than that. Don't get into that. इससे ना आप अपना जीवन खराब कर रहे हो, इससे आप अपने परिवार का, अपने माता पिता का. एंड आई हैव मेनी पेरेंट्स सेइंग कि यार अगर बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा है, एटलीस्ट ये ड्रग्स में नहीं है. नो, दिस इज द है ना कि भाई ड्रग्स में ना पड़े, बिकॉज वो एक ट्रॉमा है बच्चे के लिए, तो है ही है, पेरेंट्स के लिए, सिबलिंग्स के लिए, रिश्तेदारों में. और ये चीज़ मैं बच्चे को कहूँगा कि प्लीज़ इसमें मत पड़िए, कुछ नहीं रखा, अपने सेहत बनाइए. और लाइफ में ये चीज़ नहीं मिली तो दूसरी से ही, दूसरी नहीं तो तीसरी से ही. इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ, एन्जॉय इट. और कहीं ना कहीं तो आपको वो सुकून, वो संतुष्टि जो आप ढूंढ रहे हैं वो ज़रूर मिलेगी. सो स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स एंड लिव अ वेरी हेल्थी एंड नॉर्मल लाइफ. जी. एंड फॉर द पेरेंट्स? पेरेंट्स पे ये कि ठीक है, अपनी आकांक्षाएं और अपने जो सपने हैं बच्चों पे मत थोपिए, बच्चे को उभरने दीजिए, उसको अपना
अपना इनर सेल्फ है उसको एक्सप्लोर करने दीजिए। हाँ, आप जहाँ पे वो फॉल्टर करता है उसको गाइड ज़रूर करिए, बट कभी कभी क्या होता है कि हम चीज़ें थोपते हैं और बच्चे को ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं। सो वी शुड नॉट डू दैट। येस, कीप देम ऑन देयर टोज, कीप देम मोटिवेटेड, कीप देम कि भाई ये करोगे तो ये रहेगा, मोटिवेशन दे दो। लेकिन जब आप ज़्यादा उन पे अपनी चीज़ें थोपेंगे तो वो डिप्रेशन आ ही जाता है, या वो बच्चा ये फील कर सकता है कि भाई एक्सपेक्टेशन जो है ये बढ़ रही है और मैं उनको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट वो अपनी तरफ से बेचारा कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है। मैं आपसे कहा ना कि जब हम केस की तैयारी करते थे तो हम हज़ारों बच्चे होते थे और आउटस्टैंडिंग हमारे साथ दोस्त यार। नहीं होता सबका, जिनका हो गया वो फॉर्चुनेट, जिनका नहीं हुआ तो मे बी दे एक्सेल्ड, दे डिड मच मच बेटर देन अस, है ना। तो मुझे ये लगता है कि ज़्यादा प्रेशर नहीं बच्चों पे करना चाहिए, उनको उभरने दो, लेट देम एक्सप्लोर देमसेल्व्स और अच्छे सिटीजन बनने में मदद करो, बाकी करियर तो चलता रहता है। करियर चलता रहता है। ग्रेट ग्रेट, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। आई होप आपको हमारे साथ बात करके अच्छा लगा, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता था। एंड थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू तन्वी, थैंक यू। आई होप आपको ये पसंद आया होगा हमारा आज का पॉडकास्ट। कुछ कहना चाहते हैं आप? आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है कि एक नया प्लेटफॉर्म आपने दिया है अपने श्रोताओं को, और आप दिन दुगनी रात तो नीचे रखी करें, अच्छे अच्छे लोगों को बुलाएं एंड इस तरह से लोगों का मनोरंजन भी करें और लोगों को गाइड भी करते रहें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू तन। ऑलराइट, ये थी हमारे साथ अरुण मनहास। बहुत ही नॉलेजेबल वाला पॉडकास्ट रहा है उनके साथ। एज एन आउटसाइडर जो गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में नहीं जानते लेकिन जानना चाहते हैं, उनके लिए ये पॉडकास्ट बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आई होप आप लोग एंड तक देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को। अगर आपके पास कोई भी हमारे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।